अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? भाई आज जो है मंडे है और ये पता लग गया मुझे जब मैं ट्रैफिक जैम में स्टक हुई कि भाई मंडे को इतना ट्रैफिक जैम क्यों होता है। और ये मेरा आप सबसे सवाल है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और बाकी डेज में भी तो सब ऑफिसेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बट वाई मंडे? मंडे को इतना ट्रैफिक जैम क्यों होता है? सवाल ये है कि सारे लोग मंडे को ऑफिस जाते हैं। सवाल ये है कि सारे लोग जो हैं वो मंडे को काम पे जाते हैं, उसके बाकी दिनों में कोई काम पे नहीं जाते, तो ट्रैफिक फ्लो जो होता है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बहुत ज़्यादा होता है, वेडनेसडे भी कम हो जाता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हम मंडे को मतलब ज़्यादा जल्दी निकल जाते हैं फिर भी इतना लेट हो जाते हैं। होता क्या है, इशू क्या है? मुझे अब तक ही ना बात समझ में नहीं आई। तो ज़रा आप मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा कि मंडे वाले दिन कोई स्पेशल चीज़ होती है जो ट्रैफिक जैम होता है। और फिर जो हमारी ट्रैफिक पुलिस होती है, अगर उनको पता ही है कि मंडे को इतना ट्रैफिक जैम होता है तो फिर उनको जगह जगह नज़र भी आना चाहिए और उस तरह से ट्रैफिक जो है उसका सोल्यूशन भी ढूंढना चाहिए। बिकॉज़ मंडे जो है एक ऐसा दिन होता है जिस दिन लोगों को वीकेंड के बाद एक स्ट्रेस सा होता है कि जी वापस जाना है, काम पे जाना है। तो काम तो आप हफ्ते के 5 या 4 दिन करते हैं, तो ये स्ट्रेस लेकिन ना घुमा करें कि मंडे है तो स्ट्रेस है। भाई मंडे है तो इसका मतलब है देयर इज़ न्यू बिगनिंग और आप नए दिन का आगाज़ कर रहे हैं, नए वीक का आगाज़ कर रहे हैं। चलिए जी, तो इस दुआ के साथ और इस पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कि अल्लाह ताला हमारा ये हफ्ता बहुत अच्छे से गुजारे और इस पूरे हफ्ते में और महीने में क्या कुछ होगा इस हवाले से भी बात करेंगे जब हम बताएंगे आपको आपका हॉरोस्कोप। लेकिन अभी खबर शेयर करते हैं आपके साथ में कि जी कराची मैट्रिक बोर्ड ने सालाना इम्तहानात की जो तारीख है वो बढ़ा दी है। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ न्यूज़ फॉर यू कि जो सालाना इम्तहानात हैं उसकी तारीख बढ़ा दी गई है कराची मैट्रिक बोर्ड की जानिब से। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के मुताबिक मैट्रिक के सालाना इम्तहानात अब बरोज़ जुमा 10 अप्रैल से लिए जाएंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि बरवक्त एडमिट कार्ड फराहम ना होने पर इम्तहानात मुलतवी किए गए। यहाँ पर आपको बताएं कि जो मैट्रिक के सालाना इम्तहानात हैं वो 7 अप्रैल से होना थे, ताहम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मैट्रिक इम्तहानात मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए कहा था कि ताहाल इम्तहानी मराकज़ फाइनल नहीं हुए, ना ही एडमिट कार्ड्स का इजरा मुमकिन हुआ है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मजीद कहा था कि इम्तहानी सामान की तरसील भी नहीं हुई और ना ही इम्तहानी मराकज़ का इल्म है, जबकि दीगर इंतजामात भी नामुकम्मल हैं। तो इस वजह से कराची मैट्रिक बोर्ड ने सालाना इम्तहानात की तारीख जो है वो बढ़ा दी है। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है कराची में। तो कराची में ये हो रहा है कि जी कराची में बल्दिया उज़्मा ने शहर की जो 12 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी खिदमात पर उन्हें तमगा कराची के एजाज़ से जो है वो नवाजा है। अच्छा जी, इसमें है जी शहीद फायर फाइटर फुरकान, उनको भी खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया गया है। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर के लोगों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने का जो सिलसिला है वो अगले साल भी जारी रहेगा, जबकि वफाकी सतह पर जिन शख्सियात को नहीं सराहा गया उन्हें तमगे दे रहे हैं। अच्छा जी, ये जो बल्दिया उज़्मा कराची का ये जो इवेंट था, ये तारीखी इवेंट जो हुआ, तो ये जी खालिक दीना हॉल में शहरियों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए तमगा कराची के नाम से एक तकरीब जो है वहाँ पर मुनक्किद की गई थी, जिसमें फ़नून लतीफ़ा, फ़ाइन आर्ट्स, मौसीकी और खेल समेत दीगर शोबों से वाबस्ता 12 अफराद को जो हैं वो अवार्ड्स दिए गए थे। और बल्दिया उज़्मा की जानिब से पहला तमगा कराची मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने क्रिकेटर राशिद लतीफ़ को दिया, जिन्हें 5 लाख रुपए का नकद इनाम भी दिया गया है। ये हमारे बड़े ज़बरदस्त लेजेंड है राशिद लतीफ़ साहब और इनको भी तमगा कराची मिला है फाइनली। अच्छा जी, अब है जी मौसम का हाल। और मौसम का हाल क्या है भाई? मुझे ना कराची के मौसम में कुछ अजीब से चेंजेस लग रहे हैं। रात को है नमी, सर्दी, थोड़ा सा ऐसा कि जैसे पता नहीं थोड़ा पंखा कम कर दें, बंद कर दें, लेकिन दिन भर में आज फिर सुबह उठने के बाद थोड़ा एग्जॉस्ट हो रहा था, थोड़ा हब्स हो रहा था, गर्मी थी। तो भाई शहर कायद में मगरबी हवाओं के नए सिलसिले के तहत गरज चमक के साथ हल्की तो दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है और सिस्टम के ज़ेर असर कराची में रात के वक्त मतला अबर आलूज रहने के साथ हल्की बारिश, फुहार और बूंदाबांदी का भी इम्कान है, जबकि कल यानी 6 अप्रैल को कराची में गरज चमक के साथ हल्की तो दरमियानी बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल को कराची में तुंद तेज़ हवाएं चलने की भी तवक्को है, जबकि सूबाई वज़ीर शरीर नाम मेमन ने कहा है कि कराची, सक्खर, कश्मोर, घोटकी, जामशोरो, शिकारपुर और लाड़काना में बारिश का इम्कान है। हुकूमत ने तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट कर दिया है। तो जी ये अलर्ट है मौसम के हवाले से। तो ये तो हो गई वो खबरें जो रोज़ाना हम आपके साथ में जो हाईलाइट्स होती हैं वो शेयर करते हैं। अब यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें और बताएंगे कि आपके हॉरोस्कोप में क्या चल रहा है, ये महीना, ये साल, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई किसके स्टार में क्या कुछ है और क्या होने वाला है
और कौन सा स्टार जो है उसमें ज़्यादा तरक्की देखी जा रही है, कौन से स्टार को जॉब स्विच करनी चाहिए, कौन से स्टार को जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए, ये सब बताने के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उनसा शाह मौजूद है। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बहुत फ्रेश नजर आ रही हैं। जी 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 जी, मैं जितनी फ्रेश नजर आ रही हूँ ब्रेक में बता चुकी हूँ आपको। अच्छा जी उनसा, ये बताएं कि हम कौन से स्टार से जो है वो आज का शो स्टार्ट कर रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं इस सेगमेंट का, कि भाई कौन सा स्टार ऐसा है जिसमें बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। इट्स अप टू यू कि आप जो भी स्टार पहले बताना चाहें। एरीज से शुरू करते हैं। और Sure. देखिए, आपकी जो ये कंडीशन है, उसके बावजूद आप जो स्क्रीन पर काम कर रही हैं, तो ये वर्गो वाले बड़ी डेडिकेटेड होते हैं और परफेक्शनिस्ट होते हैं। तो इसी वजह से, तो अगर आप वर्गो नहीं होती ना, तो शायद नजले जुकाम की वजह से घर पे बैठी होती ऑफ लेके। बिल्कुल, ये तो है। तो हाँ, डेडिकेशन के ये साथ काम करते हैं, थोड़ा मतलब क्रिटिकल काम करते हैं, अपने काम के धुन के पक्के होते हैं ना। इतना तो मुझे भी आपके साथ रह रहे के समझ आ गई। फोकस्ड और बहुत ऑर्गेनाइज लोग होते हैं ये लोग ना। हाँ, तो आपने अपने रूम को भी बड़ा ऑर्गेनाइज रखा हुआ होगा, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे होंगी। बिल्कुल। और अगर आपकी कोई चीज इधर उधर हो जाती होगी तो आप बहुत नाराज हो जाती होंगी हाँ, घर वालों पे कि क्यों मैंने इधर वार्डरोब रखा, तो एकदम इधर से सेट, इधर। एक्यूरेट। इनफैक्ट इन द मेकअप रूम आल्सो, यू नो, आई यूज्ड टू टॉक टू सादिया कि हमें हर चीज ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। तो ये चीजें वर्गो के स्टार में है और ये शायद बिल्ट इन बिल्ट होती हैं। हाँ, ये आप बाय बॉर्न आपकी नेचर के साथ ही है ना आपकी ये चीज, हाँ, पर्सनालिटी बिल्कुल। तो क्लीनलीनेस पे सबसे ज्यादा जोर होता है इन लोगों का, वर्गोस का, राइट? हाइजीन और क्लीन। हाँ, वही हो गया ना, परफेक्शनिस्ट, हाँ, ऑर्गेनाइज, मैनेज करना चीजों को। सही। तो ये चीज है। चलिए जी, तो एरीज से स्टार्ट एरीज से करते शुरू हैं। करते हैं। और एरीज वालों के लिए ये वैसे भी जो टाइम है एरीज वालों का है, क्योंकि इस मंथ में बर्थडेज होती हैं एरीज वालों की। क्योंकि अप्रैल का मंथ जो है, एंड ऑफ अप्रैल तक जो है, 21 अप्रैल तक जो है वो एरीज का टाइम होता है। हाँ। तो एरीज वालों के लिए ये हफ्ता जो है, वीक थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। कंफ्यूजन्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, कोई काम को लेके शेयरिंग पे कोई काम हो सकता है, या पार्टनरशिप में कोई इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, या मिलके कहीं पे ट्रैवल करने, जैसे किसी दोस्त के साथ ट्रैवल करने चले गए, या किसी बिजनेस पार्टनर के साथ ट्रैवल करने चले गए। और यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड भी है, तो इस हफ्ते में ट्रैवलिंग के भी चांसेस हैं। फिर सोशलाइजिंग नजर आ रही है एरीज वालों के लिए। बहुत सारे लोगों के साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी लोगों के साथ इंटरेक्शन रहेगा। सोशल नेटवर्किंग नजर आ रही है। फिर ओवर थिंकिंग भी लग रही है एरीज वालों की, कि वो बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे। और किसी काम को लेकर भी बहुत ज्यादा एक हार्ड वर्किंग तो है, लेकिन एरीज वालों का इशू एंगर इशू होता है। लियो और एरीज वालों का जो मसला होता है ना, ईगोइस्टिक होते हैं और जो है ना, एंगर इशू इनको होता है। तो अपने ईगो को लेट गो करना चाहिए और अपने एंगर को आपको मैनेज करना चाहिए। सही। अच्छा, अब जो एरीज है, जितने उनकी जो शादियां हुई हैं हाल ही में, उनके बारे में भी जरा बताएं। जो मैरिड हैं, जिनकी अभी रिसेंटली मैरिज हुई है, तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो सेलिब्रेशन का कार्ड और हैप्पीनेस का कार्ड होता है। तो उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, हनीमून पे जा सकते हैं। और फैमिली के साथ, जैसे शादी के बाद दावतें होती हैं, तो वो लग रही हैं। तो हैप्पीनेस है उनकी। आगे वाली जो जिंदगी है, मैरिड लाइफ अच्छी गुजरेगी। हैप्पीनेस, फिर औलाद की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। बस एक बात का आपको एहतियात करना चाहिए, थर्ड पार्टी, यानी कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा बंदा इंटरफेयर करेगा रिलेशनशिप में, तो आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो कोशिश करें आप दोनों जो है, जो भी बात है, वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया करें, बात किया करें। और क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अच्छा उनसा, जिस तरह आपने थर्ड पार्टी का जिक्र किया ना, कौन कौन से ऐसे स्टार्स हैं जो ये थर्ड पार्टी से मुतासिर हो जाते हैं और इफेक्टेड होकर इनकी बेचारों की शादियां, घर सब टूट जाते हैं?
स्पेसिफिकली तो नहीं है, हाँ। देखिए ये तो सिचुएशन पे लेकिन डिपेंड करता है। ज्यादा कौन से ऐसे स्टार्स हैं जो आ जाते हैं इस मुसीबत में, पड़ जाते हैं इस मुसीबत में, वो थोड़ा सा बताएं ना, कौन से स्टार्स होते हैं, क्या कर लेना चाहिए उनको? अच्छा, थोड़े से जैसे कैंसेरियंस हैं, ये बहुत इमोशनल होते हैं, कानों के कच्चे होते हैं, तो दूसरी बात लोगों की बातों में आ जाते हैं। इसी तरह ऑपोजिट सेजिटेरियस हैं, ये लोग सुनते सबकी हैं हाँ। लेकिन करते अपनी हैं। ठीक है ना। हाँ। और फिर लियो वाले जो हैं, ये लियो और एरीज तो बिल्कुल किसी की नहीं सुनते। ठीक है, तो वो उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। अच्छा। फिर हाँ, पाइसेस वाले हैं, कैंसर वाले हो गए, हाँ। कैप्रिकॉन वाले हो गए, और जो है थोड़ा बहुत जेमिनाई वाले भी हो सकते हैं। तो ये सारे स्टार्स हो गए ना उनसा, ये सारे आ जाते हैं दूसरों की बातों में नहीं, क्या? सारे तो नहीं हो गए। पाइसेस हो गया, कैंसर हो गया, हाँ। जेमिनाई हो गया, कैप्रिकॉन, ये 4 जो स्टार्स हैं, हाँ। ये इनमें थोड़ा सा इशू है थर्ड पार्टी का, कि वो अच्छा। लोगों की बातों में आ पाइसेस, जाते हैं। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, पाइसेस, हाँ। कैंसर, हाँ। और जी जेमिनाई, ये 4 जो स्टार्स हैं, हाँ। इनको बस दूसरों की बातें जरा मशवरों पे चलना शुरू कर देते हैं, इंडिसाइसिव रहते हैं, इमोशनल हैं। हाँ। तो भरोसा कर लेते हैं, जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है ना थोड़ा एहतियात करनी चाहिए, और थर्ड पार्टी से दूर रहना चाहिए। और अगर कोई आप दोनों के दरमियान जो है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके ही मसला हल कर देना चाहिए। आपके रिलेशनशिप में अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है, खामखा आपको मशवरे दे रहा है, तो आप जरूर इस पे गौर करें कि क्यों खामखा कोई आपके रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी की वजह से तो रिलेशनशिप जो है वो खराब ही होता है, ठीक नहीं हो सकता। सही। वैसे ही मुझे समझ में नहीं आती, लोग जिस रिलेशनशिप को बेहतर तौर पर जानते नहीं है, जिस किसी के बारे में जानते नहीं है, जिन 2 लोगों के बारे में अच्छे से नहीं जानते, वो एक बंदे की सुन के दूसरे की जिंदगी का कैसे फैसला कर लेते हैं, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। इसीलिए मेरा उन तमाम कपल्स को ये मशवरा है कि भाई आपने अपनी ज़िंदगी के हवाले से, आपने अपने रिलेशनशिप के हवाले से, चाहे आपका मंगनी का रिलेशनशिप हो, चाहे आपका शादी का रिलेशनशिप हो, आपका रिश्ता नया नया हुआ हो, लेकिन आपने ना किसी और से अपने रिलेशनशिप की शिकायतें नहीं करनी। उसकी रीज़न ये है कि आप अपनी स्टोरी अपने साइड से बताएंगे ना, लेकिन दूसरे की स्टोरी जिसके बारे में आप बता रहे हैं, जिसके बारे में आप शिकवा कर रहे हैं, वो तो नहीं पता किसी और को। तो कोई और आपकी लाइफ के बारे में आपको ख़ास तौर पर रिलेशनशिप के बारे में अच्छा मशवरा नहीं दे सकता। उनसे आपने भी देखा होगा कि जो मर्द हज़रात हैं वो अपनी वाइफ की जो है वो बुराइयां कर रहे होते हैं और सारा कुछ कर रहे होते हैं, फिर इन दी एंड वो उनके साथ बड़ा खुश भी नज़र आते हैं। तो फॉर द टाइम बीन अगर आपको किसी चीज़ पर, कपल्स को एक दूसरे पर गुस्सा है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप फ़ौरन से जो है वो कहीं और बात करना शुरू कर दें, और फिर जो थर्ड पार्टी होती है, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की हो, वो रिलेशनशिप ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो इससे ना रिलेशनशिप बहुत इफेक्ट होता है। तो जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि आप वाकई किसी रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान है या मुसीबत में है, तो कम से कम अपनी लाइफ को प्राइवेट रखें, अपने रिलेशनशिप इस तरह से डिस्कस ना किया करें, ऑल्दो इन योर फैमिली, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों को आपके हालात और वाक़यात इस तरह से नहीं पता होते। तो अपना रिलेशनशिप जो है ना वो खुद हैंडल करें, खुद अपने मसले ठीक करें, और नहीं होते हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे की बुराइयाँ करें, उसके लिए ज़रूरी है कि बैठ के बात करें। राइट उनसा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब टॉरस की बात करते हैं, इसकी बात हो गई है, टॉरस वालों की बात करते हैं। ये हफ्ता जो है वो थोड़ा स्लो रहेगा, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। अच्छा। फिर मून की एनर्जी है, थोड़े काम में अनसर्टेनिटी, जॉब में अनसर्टेनिटी, बिजनेस में अनसर्टेनिटी, या रिलेशनशिप में अनसर्टेनिटी हो सकती है। लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हसद करते हैं, जो आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, या आपके दोस्तों में से कुछ ऐसे लोग हैं, या आपकी फैमिली में से, उन लोगों से आपने थोड़ा सा दूर रहना है, डिस्टेंस रखना है। आपके कामों में थोड़ा डिले आ सकता है, जैसे आपको सफर करना है तो डिले आ सकता है, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है तो उसमें थोड़ा डिले आ सकता है, पैसों को लेके सैलरी थोड़ी डिले हो सकती है टॉरस वालों की। तो अगर डिले होता है तो थोड़ा इंतजार कर ले, ये नहीं कि काम होगा नहीं, बल्कि थोड़ा सा रुकावट के बाद होगा। फिर जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई वालों के कोई नया घर खरीद सकते हैं, कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं। फिर शादी के मामला जेमिनाई वालों के बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, सेलिब्रेशन टाइम नजर आ रहा है, औलाद की खुशखबरी मिल सकती
सकती है, नए दोस्त बन सकते हैं, कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है आपका। बिजनेस के मामलात भी एक बहुत अच्छे तरीके से बेहतर हो नजर सकते आ हैं, रहे हैं, कोई हाँ। जॉब का इंटरव्यू भी आप दे सकते हैं। हाँ, सही। फिर कैंसर की बात करते हैं, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। इसी तरह कैंसर के भी यहाँ पे ये हफ्ता बहुत बिजी रहेगा, बहुत फोकस रहेंगे अपने काम में, अपने फाइनेंसिस को स्टेबल करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हफ्ता आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का हफ्ता है। पैसे कहीं से आपके पास आएंगे, यानी कि कोई आपने पैसे फंसे हुए थे तो वहां से आपको पैसे मिल जाएंगे। फिर ये कार्ड है कि थोड़ा सा अपने लिए वक्त जरूर निकालें। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों की कदर करते हैं, दूसरों को टाइम देते हैं, लेकिन अपने आप को भी जरूर टाइम दे। हाँ। इस हफ्ते कैंसेरियंस को स्पेशली अपनी ग्रूमिंग, अपने जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, हॉबीज हैं, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। सही। फिर लियो की बात करते हैं, लियो वालों के लिए कोई उनकी लाइफ में आ सकता है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये लव का कार्ड है, रोमांस का कार्ड है। जो मैरिड हैं या सिंगल हैं उनके लिए भी कोई अच्छा। प्रपोजल आ सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है। हाँ। एक शादी कामयाब नहीं हुई है तो दूसरी शादी हो सकती है। तो कोई नए दोस्त बन सकते हैं आपके, आप हनीमून पे जा सकते हैं, ट्रैवल का प्लान आपका बन सकता है। फिर बिजनेस पार्टनरशिप भी आपकी हो सकती है। और अगर किसी काम को लेकर आप परेशान हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई आपके दोस्त आपकी मदद भी कर सकते हैं। That's great, भाई। अब वर्गो की बात करते हैं। वर्गो वालों के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा। थोड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, चाहे वो जॉब है या बिजनेस है या रिलेशनशिप है या प्रपोजल्स हैं, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो थोड़ी इनडिसाइसिव एनर्जी नजर आ रही है वर्गो वालों की, और कामों में भी थोड़ी अनसर्टेनिटी मुझे नजर आ रही है। हाँ। सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। हाँ। और रेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट जरूर करें और वक्त निकालें, रेस्ट करें। और फिर यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, कोई आपकी कमिटमेंट या फिर शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। चले जी, अब ये हो लिब्रा गया की वर्गो। बात हाँ। करते हैं। हाँ, लिब्रा की तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो लिब्रा वाले भी अगेन कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, कुछ प्लान करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है कि आपके अंदर स्किल्स भी हैं, आप टैलेंटेड भी हैं और आपके पास एक्सपीरियंस भी है। तो आप जिस चीज का एक्सपीरियंस है उसका यूटिलाइज करें, उसको इस्तेमाल करें, वो काम करें जो आपको आता है। और फिर यहाँ पे बहुत एक्टिव नजर आ रहा है लिब्रा। इस हफ्ते बहुत सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नजर आ रही हैं, चाहे वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या आपका प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं। स्कॉर्पियो वर्ल्ड का कार्ड है, ये सफर का कार्ड है। अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वैसे ही विजिट पे यहाँ सेटल होना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अप्स एंड डाउन्स आपके रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली भी हैप्पीनेस नजर आ रही है। फिर शादी के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। स्कॉर्पियो अगर शादी इस वक्त करते हैं, जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, आपके सोलमेट आपको मिल सकते हैं। शादीशुदा लाइफ भी मुझे अच्छी नजर आ रही है स्कॉर्पियो की। सही। फिर सेजिटेरियस की बात करते हैं। सेजिटेरियस वालों को कोई धोखा मिल सकता है, कोई चीट कर सकता है उनको, कोई हर्ट कर सकता है। तो कारोबार के मामलात में भी एहतियात करें सेजिटेरियस। और दिल के मामलात, यानी कि इमोशनल या फैमिली या दोस्तों से रिलेटेड भी मामलात में आपने एहतियात करनी है। जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ी सैड एनर्जी नजर आ रही है। पैसों के लेकर भी थोड़ी रुकावटें नजर आ रही हैं। फाइनेंशियल इश्यूज भी रहेंगे इस हफ्ते। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये, जहां मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले कहा कि कैप्रिकॉर्न वाले बड़े कानों के कच्चे होते हैं, तो कार्ड में यही आया है कि कानों के कच्चे हैं। हाँ, कानों के कच्चे हैं और लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, लोगों की बातें सुन लेते हैं। तो इस चीज को लेकर आपने एहतियात करना है। फिर थोड़ी एंजाइटी नजर आ रही है, काम का ओवरलोड हो सकता है। सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है, स्पेशली स्टमक से रिलेटेड आपको मसले हो सकते हैं, पेट की तकलीफ, कोई पेट का दर्द आपको हो सकता है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और स्ट्रेस से दूर रहें। ठीक है, सही। एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस के लिए हफ्ता फाइनेंशियली आपने सेविंग करनी है, पैसे आपने बचत करनी है। चाहे किसी भी तरीके से करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है।
हाँ। शादी के मामलात एक्वेरियस के बहुत अच्छे, मैरिज, शादी, हाँ। सेलिब्रेशन, हाँ। हैप्पीनेस नजर आ रही है। हाँ। और एजुकेशन के लिए जो बाहर जा सकते हैं एक्वेरियस वाले। हाँ। फिर पाइसेस की बात करते हैं, पाइसेस वालों के लिए थोड़ी एंजाइटी है, डिप्रेशन है। लेकिन अगर आप ट्रैवल करें, किसी दोस्त के पास मिलने चले जाएं या कहीं ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। या सही। कोई ऐसा काम करें जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, हाँ। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कोई हाँ। ट्रेडिंग है का काम सही है, सही सही। तो वो पाइसेस वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नए दोस्त बना सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, फिर कोई प्रपोजल, कोई रिश्ता आपका आ सकता है। शादी के मामला, जैसे कोई डेट फिक्स हो गई, एंगेजमेंट हो गई, तो शादी की तैयारियां भी मुझे नजर आ रही है पाइसेस वालों की। सही। चलें जी, ये हो गए सारे स्टार्स। और इन स्टार्स को बस यही है कि जो जो आपको बताया गया, जो जो आपको मुमकिन तौर पर चीज़ें पता लगती हैं तो उनसा जो है ज़रूर इस हवाले से बताती हैं। लेकिन भाई जो कानों के कच्चे हैं, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, जेमिनी, प्लीज़ कानों के कच्चे ना रहें, अपने काम पर फोकस करें और अपने मसले खुद सॉल्व करें। चलिए जी, उनसा बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। प्लांट हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हैं और प्लांटेशन से ना आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अब लाइफ कैसे चेंज हो जाती है? वो इसलिए कि जब आपका मूड चेंज होता है तो आपकी सराउंडिंग की वो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती हैं। आप जो है वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो जाते हैं कि भाई मेरे पास तो ये सारी चीज़ें। अब सोचिए ना कि अगर आपका मूड ही ठीक नहीं है तो आपको तो अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत जो है वो ऐसी लगेगी कि बस ठीक है। लेकिन जब आप अच्छे दिमाग के साथ, अच्छे मूड के साथ बैठें तो आप ये सोचेंगे कि ये जो आंखें अल्लाह ने दी हैं ये भी नेमत है, ये जो हाथ दिए हैं ये भी नेमत है। मतलब हर चीज़ का कनेक्शन पैसों से नहीं होता, सुकून से होता है। और हर चीज़ का जो कनेक्शन है ना वो आपकी फैमिली लाइफ से होता है, आपके एनवायरनमेंट से होता है, आपकी सराउंडिंग से होता है। तो ये जो पौधे हैं, ये जो प्लांट्स हैं, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इनका इम्पैक्ट भी बड़ा होता है, यानी कि अगर आप साफ़ सुथरी जगह पर, बेशक वो एक कच्ची सी ज़मीन है लेकिन उसे साफ़ करके आप प्लांट्स लगा के वहाँ पर बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सफाई निफ्स ईमान है। और जिस तरीके से ये प्लांटेशन है तो आपको तो पता ही है कि हमारे दीन में इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इस पर बात करने के लिए, इसकी अहमियत पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं आबदा अली, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो प्लांट्स की अहमियत है उससे तो हम सब वाकिफ़ हैं कि ये प्लांटेशन कितनी ज़रूरी है, चाहे घरों में हो, लॉन में हो या फिर सड़कों पर हो या फिर गलियों में हो। इससे एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा चेंज आता है। लेकिन ये जो प्लांटेशन है, बाज़ लोगों के ख्याल में भाई घर में पौधा कैसे लगाएं, वो तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि घर तो बड़ा छोटा है। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि प्लांटेशन करने के लिए, पौधा लगाने के लिए, अच्छे अच्छे प्लांट्स लाने के लिए शायद बहुत बड़ी जगह चाहिए। तो छोटे घरों में भी प्लांटेशन की जा सकती है, इस हवाले से बताइए और कैसे करें। अच्छा जी, देखिए ये तो मेरा बहुत मेरा ख़ास टॉपिक है प्लांटेशन का जो है। जी जी। और मैं ये कहूँगी, देखिए हर चीज़ की खूबसूरती होती है, तो जो हमारी अर्थ की खूबसूरती और हमारी घरों की खूबसूरती, उसका जो ज़ेवर है ना, वो प्लांट्स हैं। और प्लांट जो है वो आपको एक तो ज़हनी सुकून देते हैं, ठीक है ना। एक तो आप लोग ये हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो प्लांट जो है वो एक लिविंग थिंग है ना। लिविंग थिंग, जितना हम इनको प्यार देंगे, जितना हम उनसे वो करेंगे, अटैच होंगे, उतना ये हमें रूहानी सुकून देंगे और हमें तस्कीन देंगे। और ये बात साबित भी हो चुकी है। जो ग्रीन जो है वो आपके आंखों को तो एक तो अच्छी लगती है, एक आपके रूह को भी तस्कीन देती है, वो ना हमारे मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है। जी जी। अच्छा, रही बात उसकी कि आप छोटे से जगह पे किस तरह प्लांट्स को कर सकते, तो देखिए हमारी मुख्तलिफ तरह की ना ये गार्डनिंग होती है, जैसे वर्टिकल गार्डनिंग होती है। अगर आपके पास जमीन नहीं भी है या तो टेरेस है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप गमलों में लगा लें, उसकी केयर करें, उसको अच्छी खाद दें, उसको गोडी करें, उसकी वो करें। और दूसरी बात ये कि वर्टिकल गार्डनिंग होती है जब आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप अपने वॉल पे आप ना वो लगा लें, गमले लगा लें, वॉल के अंदर आप अपने पौधे लगाएं। और फिर या फिर आपके पास कोई विंडो है, अगर चले विंडो ऐसी है, उसकी जो जाली होती है, उसकी जो ग्रिल होती है, उसके अंदर आप छोटे छोटे हैंगिंग प्लांट्स लगा लें। और दूसरा ये कि प्लांट्स को आपको जहन में, हमें देखिए अब जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो हमारे ग्लोबल चेंज आ रहा है, तो मैं समझती हूँ कि हर घर में जो है ना आपके प्लांट्स का एक कॉर्नर होना चाहिए। दूसरा ये कि मैं तो ये समझती हूँ कि इसको एज अ सब्जेक्ट प्लांटेशन को पढ़ाना चाहिए कि कितनी अहमियत है प्लांट्स की हमारी।
जिंदगी में। और मतलब छोटे छोटे प्लांट्स पे आप लगाएं और ऐसे पौधे लगाएं कि देखें आजकल हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज है ना, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए हम ऐसे पौधे लगाएं जो कम प्लांट के जिनको कम पानी की जिसको जरूरत होती है। जैसे हमारे सकुलेंट प्लांट्स है ना, जैसे स्नेक प्लांट है, सेवरिया जिसे हम कहते हैं, जेड प्लांट है, ये क्या करते हैं कि इनको बहुत कम पानी की जरूरत होती है और ये अपने पत्तों में पानी को कैरी करते हैं। अगर हम इनको हफ्तों पानी नहीं देंगे तो ये पौधा सरवाइव कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि जब हम इंडोर प्लांट्स लगाते हैं तो उसके लिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम वो प्लांट लें जो हमारे ऑक्सीजन को जो है वो प्योरीफाई करते हैं। जैसे हमारे स्नेक प्लांट है, अरिका प्लांट है, जेड प्लांट है, मनी प्लांट को भी कहते हैं। तो ये जो है ये हमारे उसको हवा को जो है प्योरीफाई करते हैं, उसको साफ करते हैं। तो हमें ये प्लांट लगाने चाहिए, उसमें बहुत कम पानी की भी जरूरत होती है। और दूसरा ये कि कोशिश करें कि अगर आपको मेंटल पीस के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है पौधे अपने हाथ से लगाएं। अच्छा। अपने हाथ से आप मिट्टी को गोडी करें, अपने हाथ से आप जो है वो पौधा लगाएं, अपने हाथ से आप उसको वाटरिंग करें उसकी। ये सब चीजें आपने जो है मतलब खुद से करनी है। और फिर मैंने जैसे आपको बताया कि आप इंतखाब पौधों का ऐसा होना चाहिए। और ये कि मैं समझती हूँ कि मैंने तो अपना जो हैंगिंग गार्डन बना के इसकी एक मिसाल कायम की कि किस तरह हम जो है छोटी सी जगह पे और एक ऊपर मतलब छत पे हम किस तरह प्लांटेशन कर सकते हैं। अच्छा, आप यूजुअली घरों में कौन से पौधे लगाने चाहिए? मतलब कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि घरों में होने चाहिए और वो खैर बरकत का बायस भी होते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जी मनी प्लांट जो है वो लगाना चाहिए, उससे बड़े सारे पैसे आते हैं। क्या सच है, क्या कुछ है, जरा बताएं इस हवाले से। देखिए, अगर मनी प्लांट तो मेरी इतनी लगी है कि मैं तो आज बहुत रिच होती हूँ। हाँ, बस। और 2-3 लैंड क्रूजर खड़ी होती है। हाँ। ऐसी बात नहीं, प्लांट का मैं नहीं, वो कहते हैं जेड प्लांट को कि आप लगाएं तो मतलब मैंने कहावत है, लेकिन देखिए एज अ मुस्लिम तो मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं रखती। लेकिन ये जरूरी है कि आपको एक जहनी सुकून जरूर मिलता है जब आप प्लांट्स लगाते हैं ना। और घरों में आप देखिए, हमारा ये है कि जो फ्लोरल प्लांट्स होते हैं ना सीजनल होते हैं, जैसे गुलाब है या पेंजीज है या जो है जीनियाज हैं, ये जो है ये सीजनल प्लांट है ना। इसमें एक सीजन में फूल आते हैं और डहेलिया है जैसे, इसके बाद फिर वो कुछ अरसे वो ब्लूम करके वो मुरझा जाते हैं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं वो प्लांट लगाऊं या वो फूल लगाऊं जो फॉर मतलब थ्रू आउट ईयर जो है वो रहते हैं। तो मैं ज्यादातर ग्रीन वो लगाती हूँ, जैसे जैसे हमारा मनी प्लांट है, जेड प्लांट है हमारा। इसके अलावा ये वो है मदर ऑफ मिलियंस है। और हैंगिंग प्लांट्स मेरे बहुत से इस तरह के हैं, उस तरह के मैं प्लांट लगाती हूँ। और अगर जो फूलों वाली भी लगाती हूँ तो मैं कोशिश मेरी वो होती है जिसमें पूरे साल फूल आते हैं। जैसे चंपा है, चाइनीज चंपा एक आ रहा है, वो मैं लगाती हूँ। इसके अलावा हिबिस्कस का प्लांट है, उसमें पूरे साल वो आते हैं, फूल आते हैं। इसके बाद जो यूफोर्बिया यह है, ये डेजर्ट प्लांट है, लेकिन इसके अंदर कांटे तो होते हैं लेकिन वो पूरे साल उसमें सुर्ख, गुलाबी, येलो रंगों में आता है। ये पूरे साल इसमें जो है वो फूल रहते हैं। तो ये आप मतलब किस तरह के प्लांट लगाएं और ये मतलब आपको खुद भी अच्छा लगेगा जब आपका जहन देखें, जब ग्रीनरी को देखें ना, आपको बहुत अच्छा फीलिंग होती है। मेरी एक थेरेपी है, मैं समझती हूँ ग्रीन थेरेपी है। मैं मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुप्स को बुलाती हूँ, फिर उनको प्लांटेशन, इवन कि मैंने जो नाबीना बच्चों को भी प्लांटेशन सिखाई है। एक जो मिट्टी का लम्स होता है, क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं ना, मिट्टी से बने, एक मिट्टी का लम्स जो होता है वो जो होता है ना, वो आपको बहुत तकवीयत देता है। और हम टीचर होते हैं, जब हम क्लोज टू, देखिए लोग इतनी इतनी जगहों पे जाते हैं घूमने के लिए, उनको ये होता है कि पुरफिजा मकाम पे जाएं। तो पुरफिजा मकाम क्या होता है? जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे खूबसूरती होती है, जहाँ पे ग्रीनरी होती है। तो मैं समझती हूँ कि जब आपका जहन सुकून में होता है तो फिर आपका जहन बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचता भी है, अच्छी प्लानिंग भी करता है और अच्छी तरीके से मतलब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे होता है कि मैं अपने प्लांट में जाके इनको ठीक कर लूँ, इनको खुद अपने हाथ से। आप किसी मालिक को कर देंगे तो फिर देखिए उसका वो रिजल्ट नहीं आएगा। आप छोटा सा, आप इतना बनाएं जितना आप उसको चला सकते हैं, सिर्फ आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। जी, बिल्कुल इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे आपदा, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपको फिर से ज्वाइन करें।
वेलकम बैक। बात हो रही है प्लांटेशन के हवाले से, कौन से प्लांट्स घर में लगाने चाहिए, और मनी प्लांट के हवाले से जो आपदा साहिबा उन्होंने क्लियर किया कि भाई मनी प्लांट्स का आपके जहन पर, आपके इन्वायरमेंट पर ज़रूर असर होता है, पीसफुल होता है, आपको बड़ा जहनी सुकून मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लांट ऐसा है कि जो आप लगा लें और आपके घर में पैसों की बारिश होना शुरू हो जाए, या लोग जो कहते कि नहीं भाई बड़ी बरकत हो जाती है एंड ऑल दैट। तो ये मिथ भी आज आपदा साहिबा ने जो है वो क्लियर कर दिया। अच्छा आपदा, ये बताइएगा कि अब किसी को किचन में प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है, छोटे छोटे से खूबसूरत से जो है ना वो पौधे लगाने, छोटे छोटे से गमले लगाने, उनमें क्या चीज़ लगाई जाए और किस तरह स्पेस निकाली जाए? अब कोई चाहता है कि जी वहाँ पर वो कोई पुदीना लगा ले या कोई और चीज़ें लगा ले, तो वो छोटी सी स्पेस में क्या मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। देखिए हर चीज मुमकिन है। हाँ। और इसकी तो ये कि देखिए किचन में एक हमारा खिड़की तो जरूर होती है। आप उसमें ये करें कि आप छोटे छोटे उसमें प्लांट जो है ना वो लटका लें अच्छा, खिड़की के अंदर छोटे सही। छोटे। और कोशिश करें कि उसके अंदर जो एक होल होता है ना गमले के अंदर वो जरूर हो। उसमें आप छोटा सा पत्थर रख दें, फिर उसके अंदर आप पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, ये ऐसी चीजें हल्की हल्की, सैलेड लीव्स होते हैं, हाँ। तो ये आप लगा सकते हैं इसके अंदर। पहले आप उनको थोड़ा सा बाहर ग्रो कर लें, मतलब बाहर रोशनी में ग्रो कर लें। हाँ। और जारी खिड़की होती है तो उससे रोशनी भी आती है, हवा भी आती है। हाँ। और उसके बाद फिर ये आप छोटे छोटे हैंग कर लें और बड़े खूबसूरत लगते हैं। मतलब ये हर चीज का तजर्बा तो मैंने किया हुआ है और बड़े हाँ। प्यारे लगते हैं सभी चीजें। और आपकी एक जो आपकी किचन की खूबसूरती में भी इजाफा होता है। इसके अलावा देखिए एक बात ये कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो बास प्लांट तो आप उसमें लगा लें, गमलों में लगते हैं। बाद आप जो है ना सारे प्लांट तकरीबन मेरे ख्याल में वो आप छोटी छोटी बॉटल्स में, हाँ। ये जो आपकी जार खाली होते हैं ना जेएम के और हाँ। मुख्तलिफ जूसेस की जार आपके या बॉटल्स खाली होती हैं, आप इसके अंदर पानी डाल के और उसके अंदर जो है वो आप लगा लें, अच्छा, सही। इनको तो लगा लें। हाँ, तो वो भी मनी प्लांट जो है ये भी बहुत अच्छी तरह से, और ये हाँ। बाकी दूसरे भी जो प्लांट है बहुत अच्छी तरीके से उसके अंदर लग जाते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। आप उनको हैंग कर लें। मतलब इससे ये होगा कि एक हमारा रिसाइकलिंग का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, कि जो हमारी जाने बजाय इसको हम उनके फेंक दें तो हम उसमें मतलब पौधे लगा लें साफ करके, हाँ। उसके अंदर पौधे लगा लें। फिर दूसरी बात ये रिसाइकलिंग पे भी देखिए मैं काम करती हूँ, इस तरह काम करती हूँ कि जो मेरे घर में जो भी चीज ऐसी होती है जो मैं समझती हूँ कि मैं फेंक दूँ उसको, हाँ। दायरे में कूड़ा करकट बन जाएगी ना। सही। तो वो उसको जैसे मेरे हाँ। बैग्स खराब हो जाते हैं, उनका लेदर खराब हो जाता है, मैं क्या करती हूँ उसके अंदर पहले स्टोन हाँ। डालती हूँ, थोड़े से कोई गमले टूटे हुए होते हैं डाल के, फिर थोड़ी सी मिट्टी, और फिर उसमें वही पौधे लगाती हूँ जो आराम से ग्रो हो जाते हैं। सही। वो अच्छा, ये जो लगा लेती हूँ। एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके क्या फैक्टर्स हैं, और ये जो एयर क्वालिटी होती है, अगर प्लांट्स ना हो तो ये कितनी मुतासिर होती है? देखिए प्लांट तो एक मेन चीज है, जो हमारा प्रोड्यूसर है जो ऑक्सीजन का, वो प्लांट है सबसे हाँ। बड़ा जो है ना। हाँ। एक तो नेचर में आपकी ऑक्सीजन है, लेकिन नेचर जो है हमारी पोल्यूटेड हो रही है ना मुख्तलिफ चीजों से, हाँ। स्मोक है, मुख्तलिफ चीजों से वो हो रही है। तो इसमें जो प्लांट जो है वो तो बहुत ही, मैं समझती हूँ एक मेन जो चीज है वो प्लांट्स है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो और फिर बाद प्लांट है जो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। और इसका अगर हम प्लांट्स काट देंगे, देखिए जो फ्लड्स आते हैं, और ये तो सभी को पता है ना कि जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो वो हमारे बारिश का, जितने ज्यादा जंगलात होंगे उतनी ही ज्यादा बारिश जो है वो होगी। और देखिए जो प्लांट जो होते हैं जब हमारे हिली एरियाज में होते हैं तो उनकी जड़ें जो होती हैं वो लैंड स्लाइडिंग से बचाती हैं। जैसे पहाड़ियों पे प्लांट होते हैं तो उनकी जड़ें जो होती हैं पेनिट्रेट होती हैं जमीन के साथ। जब हम उनको दरख्तों को गिरा देते हैं तो वो जो एक तरह से जो उसकी वो होती है ना, मतलब सेफ्टी होती है, वो सेफ्टी हट नहीं जाती होती। है। हाँ। जैसे आप जाली में आप किसी चीज को डाल दें, बॉल को, जब हम जाली काट देंगे, जाली क्या होती है, उनकी जड़ें होती हैं हाँ। जिसने पहाड़ी को या किसी भी रॉक को मजबूती से थामा होता है। हाँ। इसकी वजह यही होती है। दूसरी बात ये कि जब फ्लड आता है तो फ्लड दायरे बारिशें पहाड़ों पर होती हैं तो पानी की एक रोक होती है, मतलब एक रोकता है, दरख्त हैं रोकते हैं दायरे। जब हम काट देंगे तो पानी एक रेले की तरह जो है वो ये बह जिसका हम जाएगा ना। देख रहे हाँ, हैं मतलब वो उसका हमारे कोई सामने बैरियर नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती, जस्ट लाइक बैरियर नहीं मैंग्रोव्स जो होता, है। रुकावट मैंग्रोव्स की वो के, पानी हाँ, मैंग्रोव्स जी का पर्पस भी तो यही था ना। मैंग्रोव्स आपने देखा होगा कि यहाँ कराची पे एक साइड है जहाँ पर पूरा, मैंग्रोव का ये है नहीं, हाँ। मैंग्रोव का जो सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तान जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री हाँ, है जो बिल्कुल। मैंग्रोव हाँ। फॉरेस्ट में। आपने देखा होगा जो हमारे सॉल्टिश वाटर में, देखिए अल्लाह की आप यस। शान देखें कि आप सॉल्टिश वाटर में भी अल्लाह ने पौधा दे दिया हमें कि हाँ, हम इसको बिल्कुल। रखें। और उस मैंग्रोव का फायदा ये होता है हाँ। कि जो मैंग्रोव जहाँ पे ये पानी में लगते हैं और सॉल्टिश वाटर में लगते जी, हैं, जी, अच्छा इसका बिल्कुल। फायदा हाँ। ये होता है कि हाँ। उसकी जो जड़ों में बहुत सी जो समुद्री जो जानवर है ना, जैसे ये
क्रेब्स हैं और लॉबस्टर हैं, श्रिम्प हैं, ये सब अपने अपने क्रेब्स ये अपने घर बनाते हैं इसके अंदर, इनकी जो जड़ें हैं मतलब इसमें। और दूसरा ये कि ये मतलब बहुत फायदेमंद होते हैं, खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं। ये मतलब ये मैं कहती हूँ अल्लाह की शान है, अल्लाह ने हर हाँ, जगह अभी जिस समंदर के तरह से अंदर भी आपने इतने कहा ना, फ्लड सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रहते हैं और फिर इन्वायरमेंट के लिए भी बड़ा अच्छा रहते हैं। और फिर साथ साथ जिस जी तरीके से आपने ये डिटेल में बात बताई, तो उसी को मैं आगे लेके चलना चाहूँगी कि अब ये मैंग्रोव्स हैं, आपने कहा जी सॉल्टिश जगह पर भी जो है अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है, तो बिल्कुल पौधों का फ़ायदा होता है। लेकिन लोगों को घरों में कौन से पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि बेसिक तो अब चलिए ये तो एक बड़े पैमाने पर बात हो गई ना कि मैंग्रोव्स लगाने चाहिए, या मैंग्रोव्स के जंगल भी है यहाँ पर, आपने देखा होगा एक जगह भी बनी हुई है। और सेवन लार्जेस्ट हमारे पास वो है जो जंगल जो है वो हमारे पाकिस्तान में है। हाँ ये बिल्कुल, क्रीक पाकिस्तान में, जितना जी जी जी। क्रीक है इसके साथ साथ है सारा ना। हाँ, तो वो थोड़ा सा बताइए कि घरों में मेनली कौन से ऐसे पौधे लगाने चाहिए जिसकी वजह से एनवायरनमेंट बेहतर रहे, मूड बेहतर रहे, और वो घरों के लिए होते हैं वो पौधे, वो ज़रा बताइए। देखिए घरों के लिए सबसे बड़ा तो मैंने आपको बताया ना, मनी प्लांट है हमारा। हाँ। ठीक है ना, मनी प्लांट पे बहुत तेजी से, और जितनी बेलें हैं ना, अच्छा दूसरी बोगनवेलिया है। ठीक है, हाँ। बोगनवेलिया बड़े आराम से जो है वो बहुत उसमें लग जाती है गमलों में। और लो मेंटेनेंस प्लांट है और उसमें बहुत खूबसूरत कलर आते हैं, वो लगा लें आप, चंपा के लगा लें आप, मोतिया लगा लें आप उसके अंदर। और दूसरी हैंगिंग जो बेलें हमारी आती हैं, जेड प्लांट है, आप वो लगा लें उसके अंदर, मतलब गमलों के मनी अंदर प्लांट लगा लगा लें, लें, ऐसे मोतिया पौधे लगा लगाएं। लें, बिल्कुल हाँ सही। मोतिया लगा लें, लेकिन हाँ। कोशिश ये करें कि देखिए आप जो है वो पौधा लगाएं जो ग्रीन हो, है ना। वो ये ना हो कि साल के कुछ अरसे तो आपने बहुत अच्छा आपने उसको मेंटेन किया हुआ है, लेकिन फिर जब जैसे ही वो सीजनल उसका सीजन खत्म हो गया, जैसे मोस्टली जो हमारी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एक खास सीजन में ब्लूम होते हैं ना, फिर उसके बाद वो मुरझा जाते हैं। तो आप कोशिश करें आप जो है एवरग्रीन पौधे लगाएं। ये जिसमें मैंने आपके सारे नाम लिए ना, ये लिए मदर ऑफ मिलियंस है, ये हाँ मनी हाँ, प्लांट, मनी प्लांट है, सही। जेड प्लांट है, ये इस तरह के एरिका पाम है, ये सब चीजें जो हैं ये साल के 12 महीने जो हैं वो रहते हैं। रहते तो हैं हाँ। बहुत कम पौधा ऐसा होता है कि जो अपने मतलब इनके पत्ते गिरते हैं, कुछ होता है, लेकिन ये रहते हैं। और दूसरी बात ये देखिए, एक मैं आपको बाहर के एनवायरनमेंट के हवाले से बताना चाहूंगी कि जो हमारा मनी प्लांट है, ये सॉरी, ये जो हमारा बोगनवेलिया है, बोगनवेलिया, और दूसरा जो ये हमारा है गुलमोहर है, ये इतने खूबसूरत प्लांट है। अगर हम ये जगह जगह लगा दें तो इससे तो खूबसूरती में भी इजाफा होगा। और दूसरा ये कि इसमें ये मतलब पानी तो देखें, जब ग्राउंड पे हम कोई चीज लगाते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें बहुत मिनरल्स होते हैं। ये तो आप हम सबको पता है कि ऊपर से बारिशें होती हैं, जो पानी आता है इसमें बहुत मिनरल्स हमारे साथ, वो जो रॉक्स के मिनरल्स होते हैं वो सारे मैदानी इलाकों की तरफ आ जाते हैं। हमारा दायरा मैदानी इलाका है, इनकी तरफ आते हैं, और ये हमारे पौधों को बहुत अच्छी उसकी मतलब ग़िज़ा होते हैं। तो अगर हम ये ज़मीन में लगाएंगे, और फिर एक फायदा ये होता है कि जब हम छोटा सा हमने प्लांट ज़मीन में लगा दिया, जब वो दरख्त बनने लगता है तो खुद ब खुद उसकी जड़ें जो हैं वो अंदर तक पेनिट्रेट करती हैं, और जो ग्राउंड वाटर होता है ये वो लेना शुरू कर देते हैं। फिर इनको वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बड़े बड़े आपने देखे होंगे जो पौधे हम लोग लगाते हैं, नीम का दरख्त लगाते हैं स्पेशली, बहुत फ़ायदेमंद दरख्त है नीम का। और दूसरा ये गुलमोहर है, ये बोगनवेलिया, ये अब जगह जगह में सही, ये सारे प्लांट्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आबदा साहिबा, आपने हमारे शो के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। चलिए जी, यहाँ वक्त तो हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एंड इट्स अबाउट पीसीओज। ये हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट करते हैं, और ये जो फर्टिलिटी है इसके ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ख़वातीन जो है इस हवाले से बहुत कुछ जानना चाहती हैं। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सुकैना मैम हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं मैम? ठीक है आप? ठीक हूँ मैं। लॉन्ग टाइम टू सी यू हियर। हाँ, वो एक्चुअली रमज़ान होता है, आपको पता है। जी जी बिल्कुल, आप लोगों को। अच्छा जी, ये बताएं कि आपने जो है अपने फेस पे क्या ज़बरदस्त कुछ क्या चेंज किया है? बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं आप माशाल्लाह। 2-3 दफ़ा से आपके चैनल को आ रही थी तो कैमरा आपके बड़े अंदर तक जाते कि चमड़ी के अंदर भी क्या है। तो मुझे यहाँ बड़े रिंकल्स पूरे नज़र आ रहे थे। मेरी तो एज हो रही 65, बट लाइक माशाल्लाह। हाँ, तो उसके अंदर क्या है कि अगर हम बुटेक्स के इंजेक्शन लगाते हैं तो 7,500 से लेके 50,000 तक के भी होते हैं। बट उसके जो नुकसान आगे जाके कैंसर में चेंज होते हैं। मैं उस पर काफ़ी रिसर्च करी, और मैंने कहा चलो, अजीम मेरा बेटा है जो मुझे बहुत हेल्प करता है, और मेरे कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी है। तो उसको मैंने बोला हम कुछ ऐसी चीज़ लेकर आएँ जो अपन को यानी कि बगैर इंजेक्ट
कि आपको नेचुरली चीज़ दें। और खुशनसीबी ये कि हर चीज़ हम अपने ऊपर पहले ट्राई करते हैं ताकि कोई भी रिस्क फैक्टर हो तो यानी हम और हमें पता है कि उस इंस्टेंटली उसका बैकअप क्या है। तो क्रीम तो मैंने हर्बल की, मुझे बोला मामा एक ज़बरदस्त किस्म की क्रीम बना के आप मुझे दे दें। तो मैंने तो हर्बल के साथ एक्सट्रैक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे ऑयल्स के मैं खुद निकालती हूँ, मैं भरोसा नहीं करती किसी पर। सब बॉटलों में नकली बहुत ज़्यादा आता है, तो वो सब बना के क्रीम बना के मैंने देसी घी में उनको दे दी। देसी घी बड़ा पड़ता है, उसमें भी काऊ का, वो भैंस का घी नहीं होना चाहिए, उसमें स्मेल होती है भैंस वाले में। तो वो सब तैयार करके उसको मैंने 2 किलो जितना बना के दिया। अब उसने बोला वो अब मेरे पर छोड़े, मैं क्या करूँ। उसने क्या 15-20 हिस्से कर लिए उसके। फिर हर तरीके से वो पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करता है होम्योपैथिक कंपोज का। अच्छा, that's great। तो फाइनली हम सब लगाते रहे, हाथ पे भी देखो देयर इज नो रिंकल्स एट ऑल। और ये मेरा बहुत बुरा जा रहा था और यहाँ पे पता ही नहीं लग रहा। बहुत रश था यहाँ पर। तो स्किन तो जाएगी। तो जो लोग बोटॉक्स नहीं करा सकते, मतलब बोटॉक्स का जिनको है, मतलब आपने बताया ना कि साइड इफेक्ट होता है इस तरह से आगे जाके, तो वो फिर ये नहीं, इसमें कोई केमिकल नहीं है ना। सही, कोई भी केमिकल नहीं है। हम जो क्रीम बेस बनाते हैं वो देसी घी होता है। फिर वैनिशिंग थोड़ा सा ले लेते हैं क्योंकि वो वैनिशिंग एक एक्सट्रैक्ट देना पड़ता है। बाकी ऑयल्स तो ऑलरेडी इसको वो कर देते हैं ना, कोल्ड की साइड पे ले जाते हैं। बाकी उसमें होम्योपैथिक जो कंपोज होता है ना वो अलग अलग किस्म के कंपोज होता है। तो वो उस पर हमने ये ट्राई की। और खाली यूँ नहीं कि मैंने लगाया, मैंने अपनी सारे जितने भी काम वाली मासियों को रास्ते से पकड़ा के धूप में जाती हैं, तो वो लोगों का क्या होता है क्योंकि हमारी तरह वो अफोर्ड तो नहीं कर सकती अच्छा खाना वगैरह, तो मैंने सबको एक एक डब्बी पकड़ाई। मैंने बोला सबको फ़ोटो निकालती रहे। हमको 3 महीने लगे उसको, लेकिन मुझे जो है ना सिर्फ 3 दिन लगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं फिर 3 दफ़ा ही लगाया। एंड ऑल फाइन, या दैट्स ग्रेट। चलिए जी, आप भी ये जो इनकी जो ट्रीटमेंट है वो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, पीसीओएस, ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो आपने देखना है कि सही एज पे पीरियड शुरू हो जाए, दैट इज मैक्सिमम इज 13 इयर्स। ठीक है, अगर 13 पे नहीं होता है फ़ौरन बच्चे को चेक करें, बेटी को, कि क्यों नहीं हुआ। ठीक है, सफ़ेद पानी गिरना जो लिकोरिया होता है वो सेकेंड अलामत है। फिर अगर पीरियड आ जाता है तो स्केप हो रहा है, महीना 2 महीना 3 महीना, किसी को ज़्यादा भी हो जाता है, किसी को कम, लेकिन स्केप होता है। 9 डेज साइकिल जो है ना आगे पीछे हो सकती है। 9 डेज इज मोर देन इनफ। ठीक है, लेकिन 9 डेज से ज़्यादा अगर आपको पीरियड नहीं आते, आपके जो टाइम्स यूजुअली है 5 तारीख और उसके बाद मुझे 15 को आ गए, तो वो सही नहीं है। 9 डेज के बाद तक हम रोक सकते हैं कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीरियड में सीवियर पेन होना, 90% जो इस वक्त मेरे पास पेशेंट है यंग्स गर्ल है, और उसकी रीज़न ये है कि फिंगरिंग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, गंदगी ये जो इस चीज़ से मिल रही है बच्चों को वो बहुत ज़्यादा हो रही है। बॉयज़ का भी एक दिन प्रोग्राम उठाएंगे, उनको भी बचाना है क्योंकि उनकी इनफर्टिलिटी बॉयज़ में भी ज़्यादा हो गई है। अब ज़ाहिर है आप गलत चीज़ पे चले गए तो जो भी डिस्चार्ज आपका नेचुरली होना चाहिए और किस एज में होना चाहिए 18 के बाद, तो वो सब पहले ही शुरू हो जाता है। तो बच्चे जब आपके ये मोबाइल उठाते हैं तो मेक श्योर करें कि इंटरनेट और उनके पीछे चेकिंग रखें। अकेले में मोबाइल ना दें। कंप्यूटर्स बच्चे अगर पढ़ाई के लिए ले रहे हैं तो उसको भी आप अकेले में ना दें, और कोशिश करें कि नज़र रखें कि वो बच्चे क्या करें, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। तो ये फिंगरिंग्स बहुत नुकसान कर रही है। इसकी सोल्यूशन क्या है? सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपने जो है ना अपना हाइजीनिक बहुत ख्याल करना है। अंडरवेयर्स आपने पहननी और वो भी कॉटन की, और दिन में 2 से 3 बदल सकते हैं ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो। अच्छा, जब भी हम वॉश करते हैं बाथरूम में यूरिन करने के बाद या टॉयलेट करने के बाद, तो आपने कोई अच्छा सा डिटॉल टाइप की कोई भी चीज़ हो उसको यूज़ करने का है, यानी एंटीसेप्टिक टाइप के जो बॉडी वॉश और फेस वॉश आते हैं वो यूज़ करना, या डिटॉल वाले साबुन यूज़ करने। तो उधर बाहर से हाइजीनिक और क्लींजिंग का बहुत ख्याल करना है। एक दूसरा, ये जो गलत चीज़ बता रहे हो उससे दूर रहने का है। तीसरा जो है ना, जब आप देखो कि बहुत ओवर मुझे वाइटनिंग पानी निकल रहा है और उससे पता है इतना बड़ा नुकसान है, आपकी हड्डियों के गूदे तक निकल जाते हैं, आपकी जो बॉडी की सेक्सुअलिटी जो दिखनी चाहिए, ब्रेस्ट वगैरह, वो भी सब खराब हो जाती है। हम लेडीज़ का प्रोग्राम लेना है, बता रहे हैं, तो उसको नेगेटिव मैं नहीं कर सकती, हम पॉजिटिव। अगर कोई चाहे तो हमें कॉल भी कर सकता है, प्लीज यू कैन कॉल अस अबाउट योर। और इसके बाद बात यह है कि जब अंडे की साइकिल होती है 21 डेज़ की,
ठीक है। अगर 21 डेज पर पहले झिल्ली बनती है, फिर योग बनता है, फिर इसके बाद हार्ट शेल्स बनते हैं और इस तरीके से 21 डेज पर आपके पीरियड्स आते हैं, यानी दैट इज साइकिल। ठीक है। अब वो साइकिल आपके 5-6 दिन आगे पीछे हो जाए 9 डेज तक तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पर पेनफुल पीरियड नहीं होना चाहिए, एक्सेस पीरियड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास इतनी केमिकल चीज़ें मिली, स्पेशली चिकन। तो जो चिकन जो आपके 6 हफ्तों में या 8 हफ्तों में बढ़नी चाहिए, वहाँ पे 2 या 3 हफ्तों में वो लोग इंजेक्ट या ऐसा हार्मोनल फूड दे के उसको बढ़ा देते हैं। तो जब भी पॉलीसिस्टिक होती है ना, तो आपने चिकन को मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे अवॉइड करना है और कोशिश करें कि बहुत मोटी मोटी और यानी एकदम बड़ी बड़ी चिकन ना लें। अगर चिकन खाने का शौक भी है तो कोशिश करें कि छोटी सी चिकन हो और चिकन को वॉक भी कराएं। फर्टिलिटी के साइन एंड सिम्टम्स आपने बता दिए, ये बता दिए कि ये नहीं करना वो नहीं करना, हमें ये बताएं इसका सोल्यूशन क्या है, करना क्या है? अच्छा देखिए, अभी दो किस्म के सोल्यूशन है। हाँ। अच्छा, इंसुलिन लेवल पे भी आप पॉलीसिस्टिक पर आ सकते हैं अगर आपकी बॉडी आपको मिठास खाने नहीं, ये 100% है। क्योंकि जब भी हम पॉलीसिस्टिक का इलाज करते हैं तो शुगर की दवाएं ज़रूर देते हैं, वो भी हर्बल फॉर्म में। उसका फॉर्मूला मैं फिर बता दूंगी, अभी मैं मोबाइल पे लाई हूँ। मैंने अभी इस दफ़ा देखा ऑनलाइन काफ़ी जो सब बता रहे पॉलीसिस्टिक का हर्बल पैकेज, उसका पैकेज तो मैंने एक मंगाया। तो उसमें इन्होंने ये कद्दू बीज जो हम खाते हैं वो है, फिर ये जो हम अलसी वो खाते हैं, तिल है सफ़ेद वाले, और इसके साथ एक तुक मलंगा था जो हमने कि पी लिया। ठीक है। अच्छा, और इसके साथ एक खरबत का काजा है। ठीक है। ये थोड़ा कड़वा होता है। हाँ। ठीक है। इन सबको क्या करते हैं कि या तो आप इस साफ़ सुथरा आया हुआ है, इसको मिक्स करके एक बर्नी में बड़े रोज़ रात को गर्म पानी या गर्म दूध से हल्दी डाल के इसको पिए। ठीक है। दिन में 2 दफ़ा करना है ये हमें हर्ब्स के एक सॉफ्ट हर्ब्स की तरफ ले जाता है, लेकिन ये बहुत स्लो है इसका इलाज। अच्छा। बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो होम्योपैथिक कंपोज पे जो दिया जाता है तो दैट इज़ लाइक वो भी 6 से 8 महीने ले लेता है। अगर आप पॉलीसिस्टिक पर एलोपैथिक पे जाते हैं तो वो सबसे पहले 21 दिन की बर्थ कंट्रोल की दवाएं दी जाती है। अब मैं एक शादीशुदा औरत, ये दोबारा से ज़रा दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे। देखिए ये हाँ, ये आपके कद्दू बीज है। ठीक है। और सॉल्ट फ्री है। फिर इसके बाद अभी मैं नाम ली इसका जी, हाँ, जो हम खाते हैं आजकल चिकना चिकना होता है, मैं अभी थोड़ी देर में नाम आ जाता है। तिल है और इसके बाद ये खरबत का काजा है। हाँ। और इसके साथ तुक मलंगे भी थे। अच्छा, तुक मलंगे भी वो इसके अंदर ऐसे थे कि आपने जो है ना उसको रॉ खाना है, उसको भिगा के नहीं लेना है। हाँ। और अगर किसी को भिगा के लेना है तो दूध जो बनाते हैं उसके अंदर वो यानी उसको एक्टिव कर दें और इससे खा लें। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है। और यंगस्टर जो अभी 13-14 साल में पीरियड आते हैं उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लाइफस्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट देन ओल्ड एज। लाइक हम लोग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बढ़े हुए हैं और अब की जो जनरेशन है वो बहुत मॉडर्नाइज है। चाहे वो काम वाली मासी की बेटी हो, चाहे वो मेरी बेटी हो, उसका तरीक़ेकार बिल्कुल चेंज हो गया है। हम लोग पलंगों में पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। काम वाली मासियों की भी बेटियां थी तो माएँ काम कर रही होती, बेटियां ज़्यादा नहीं कर रही होती। अगर आप घर में यंग लड़की रखते हैं तो वो मोबाइल पे ही बैठी होगी और कोई काम नहीं कर रही होगी। तो इसी तरीके से बैठ बैठ के जो इंसान बड़ा हो रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा नुकसान है। कंप्यूटर पे बैठी हुई, बिल्कुल आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी चाहिए और इस तरह से सुस्ती के साथ नहीं रहना चाहिए। मैं हमेशा अपने शो में आपको ये कहती हूँ कि जी अगर आपने अपनी जो है वो फैट बर्न करना है, एक्टिव रहना है, तो अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे काम जो है वो खुद किया करें। जैसे गिलास अगर आपके सामने रखा है तो गिलास उठा के ले जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई और आएगा या नहीं आएगा। लेकिन ये चीज़ें जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये चीज़ें आपका फैट बर्न करती हैं, आपको एक्टिव करती हैं। तो अपनी जो रेगुलर आपका जो प्रोग्रेस होता है ना बॉडी का, ये आप किस तरह से एक्टिव रहना चाहते हैं वो खुद आपके अपने हाथ में भी होता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन। ये ब्रेन जो है ना, ये अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल में आ जाती हैं। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है कि बाल अच्छे कैसे किए जाएं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। मैम सुकैना हमारे साथ मौजूद हैं। भाई ये जो बालों की प्रॉब्लम है ना कि भाई लंबे घने स्याह चमकदार बाल और सबसे ज़्यादा ये जो रूखे और बेजान बाल हैं, इनसे कैसे जान छुड़ाई जाए? देखिए, बाल खून मांगता है।
आप किसी को भी अपने ड्रैकुला वाले 2 दांत लगाएं और किसी को भी चबा लें तो वो ज़्यादा काम करता है। लेकिन चुकंदर, गाजर, एप्पल और अनार, अभी अनार भी चल रहे हैं और स्ट्रॉबेरीज भी आ गई है। तो इनको पंच भी बड़ी बेनिफिशियल है ना, इसको कैसे यूज करना चाहिए? और इसके मल्टीपल फायदे मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। तो आपने ये पंच बनाया मज़े का, दिन में 1 से 2 दफ़ा, और ये ताज़ा निकाल के पीना है, क्योंकि जैसे आप उसका फ्रिज में रख देंगे कि चलो हम एक साथ निकाल लें, तो ये कोई जूसर से जूस नहीं निकालना है। आपने ब्लेंडर में सब डालना है, थोड़ा पानी डालना है, इसको डाइल्यूट करके पीना है। डायरेक्ट पीते हैं ना तो हाजमे को बहुत भारी पड़ता है, तो कोशिश करके आपने पे। और गाजर ज़रूरी, और चुकंदर यानी जो रूट बीट जिसको आप बोलते हैं वो ज़रूरी है। ये आपने रोज़ एक पीना, आपकी स्किन यूँ अंदर से बाहर चमकेगी, आप यकीन करें कि नहीं, बाल आपके नेचुरली वो हो जाएंगे। और पानी का इनटेक आपने ये इस टाइप का, ये 100 ml का ग्लास है, ठीक है, तो ऐसे आपने 15 से 20 पी लेने हैं सारे दिन में। अच्छा, ठीक है, पानी ही बालों को और स्किन को अलाइव करता है। अगर मेरा फिल्टर बॉडी का अच्छा है, मेरी किडनी अच्छा खून साफ दे रही है, तो ज़ाहिर है वो मेरी स्किन और मेरे बालों को ज़्यादा हेल्दी करती है। मेरे हार्ट का पंपिंग अच्छा हो जाता है, मेरा लंग्स को एक अच्छी एक्टिवेशन मिलती है। तो जूसेस के साथ आपने वाटर का इंटेक बनाए, मिनिमाइज। आपने क्या क्या बताया? स्ट्रॉबेरी है, चुकंदर, गाजर, एप्पल, और उसके बाद इन अनार सबको मिक्स करके। और आप पालक भी डाल सकते हो उसी में पालक। हाँ, पालक। फॉरेनर्स पालक बहुत ज़्यादा पीते हैं, सही। लेकिन अगर आपको किडनी का मसला नहीं है तो हर हाल में थोड़ा सा पालक डाल दिया करें। अच्छा, अभी मुझे खून मेरा बहुत गाढ़ा हो रहा है, तो उसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला दूँ। अगर मेरा स्किन गाढ़ा हो, यानी खून गाढ़ा हो रहा है, तो मेरी स्किन तक नहीं पहुँचेगा, मेरे बाल तक तो बिल्कुल नहीं पहुँचेगा। तो इसके लिए 1 टुकड़ा अदरक का देसी, लहसुन भी देसी, और 1 चम्मच हनी का, और 1 चमचा एप्पल साइडर विनेगर। एक एप्पल साइडर विनेगर मैं अभी सिखा रही हूँ, हाउ यू मेक योर सेल्फ, ठीक है। आपने इसको सबको ब्लेंडर में डाला, गर्म पानी का एक ऐसा मग्गा सा भर के डाल दिया, अच्छे से ब्लेंड किया। अगर आप रॉ पी सकती हैं उस मसालों के साथ तो ओके, दैट्स मोर बेटर। बहुत सारे लोग पी सकते हैं, मेरे नखरे हैं, तो मैं जो है ना उसको छान के पीती हूँ। आप यकीन करें, मैं इतनी मेरे स्टन लगे हुए हार्ट के अंदर। मतलब तो, बालों के लिए जो आपने बताया 5-6 चीज़ों का, जो उसमें पालक डाल के, चुकंदर है, वो सबका जूस बना के आप पी लें। कितने दिन पीना है उसे? आप अगर लिपिड प्रोफाइल कराती हैं, कोलेस्ट्रॉल कराती हैं और ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से पिएं। दिन में 2 दफ़ा पिए या 1 दफ़ा पिए। अगर इसमें थोड़ा पुदीना डालते तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी अच्छा सॉल्व हो जाता है, टेस्टी बहुत हो जाता है। एक अब यही चीज़ जो हमने ये बताया, चाहे वो जूस जो चुकंदर, गाजर, एप्पल और जो जूस अदरक वाला है, वो अपने बालों में एक हल्का मसाज देके 1 घंटे के बाद नहा लें। यकीन करें रूखापन गायब हो जाएगा। अब देखिए, मैं इतना तो नहीं कर सकती हूँ कि मैं पीने के लिए अलग बनाऊँ, लगाने के लिए अलग बनाऊँ। तो मैंने उसको जैसे अपने लिए बनाया, मैंने थोड़ी देर पहले बाथरूम में जाना है, मैं ऐसे बार ही उठा के लगा दिया। बाथरूम में जब जाना जाए 1-8 घंटा मैंने उसको रखा। आप यकीन करें, आपकी ड्राइनेस इंस्टेंटली चली जाएगी। और ये जो अदरक जिंजर वाटर जिसको आप बोलते हैं, उसके अंदर आखिरी में अगर आपने वो जो बूंदा बचाया और आपने छान के पिया, तो उसके अंदर एक प्याज को भी ब्लेंड कर ले, तो यकीन करें कि आपके जो ना बाल गिरना इंस्टेंटली गिरना बंद हो जाते हैं। अब जैसे हम जो तेल बनाते हैं, तो स्ट्रॉबेरी का भी आपने पूछा, उसको भी मैं अभी गाइड करती हूँ। पहले जो हम तेल बनाते हैं, मल्टीपल तेल होते हैं, और हम बाज़ार से कोई तेल नहीं लेते, सब निकालने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं है, सब एसेंस मिल रहे हैं। तो इट्स देन आपने वो तेल बना के अच्छे से 1 दफ़ा बनाना है। कौन सा दिन में तो 6-7 साल का समझो बन गया, तो हमारे तो कारोबार है, तो वो अलग चलता है। तो आपने ये देगचे में बना लिया, स्टील की देगचे में बनाए या तांबे की, सिल्वर में नहीं बनाना, नहीं वो सिल्वर आपके बाल को नुकसान करेगा। जब आपने ये बना लिया, उसको छाना, सब जल गया, एलोवेरा भी डाला, उसमें से पालक भी डाल दी, टमाटर भी डाल दिए, लहसुन भी डाला, अदरक भी डाला, प्याज भी डाली, सारा डाल के इसको ब्लेंड करके सबको डालना है और उसको पकने देना है। जब वो बिल्कुल अंदर का माल जलने लगे तो उसको छाना, और ब्लू कलर की बोतलों में आपने लिया उसको, यानी कांच की बोतल हो या प्लास्टिक की सन रेजिस्टिंग बोतलें बहुत मिलती है, और आजकल सब कॉमनली ऑनलाइन मिल जाता है, उसमें भर के छत पे लगा दें, तो आपका डैंड्रफ का कभी कोई मसला नहीं होगा। आपको जो बाल गिरना है, बाल यंग एज में सफ़ेद हो जाना, ये सब कुछ रोक देता है। और चमक तो ऐसे रहे होते हैं जैसे कि अब स्ट्रॉबेरी जो आई हुई है, और स्ट्रॉबेरी इन है इस वक्त, तो आपने क्या करनी है कि स्ट्रॉबेरी की जो स्किन है ना, वो बाहर से पूरा खा ले। अच्छा। जो अंदर का सेंटर हल्का येलोइश होता है,
उसको आप अपने मुंह पे लगा लें, अपने बालों में लगा लें, तो आपके बालों के अंदर एक नेचुरल खुशबू तो आएगी आएगी, लेकिन क्रिस्टल की जैसी स्किन हो जाती है। सही, बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया सुकैना मैम, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो की स्टूडियोज़ आई आप। अच्छा जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन करेंगे क्या चल रहा है, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं, असातिज़ा क्या कह रहे हैं और ख़ुद वालिदैन क्या कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है स्कूल्स के अंदर, जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से। कभी वालिदैन परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, इसके अलावा असातिज़ा, स्कूल सभी परेशान हैं और ये हमेशा होता है। एग्ज़ाम सर पे आई नहीं कि कोई ना कोई हर्डल, कोई ना कोई शोर शराबा ज़रूर होता है। अगर एग्ज़ाम सुकून से हो जाते तो फिर रिजल्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, सिचुएशन क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तारिक शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल से। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग जनाब। अच्छा, ये बताइएगा कि कराची मैट्रिक बोर्ड ने अब जो सालाना इम्तहानात हैं उसकी तारीख बढ़ा दी है, तो क्या सिचुएशन है करंट, अभी क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बताइए ताकि पेरेंट्स को भी पता चल सके एक्यूरेट सिचुएशन का, स्टूडेंट्स जो परेशान है उन्हें भी पता चल सके और वजूहात क्या है इसकी। जी बिल्कुल, देखें ये हमारे ही मुतालबा था, 2 दिन से जो है वो हमने चेयरमैन साहब से भी और इस्माइल राहू जो मिनिस्टर बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज हैं उनसे भी हमारे मुतालबे थे, क्योंकि एक संगीन मसला था जो कि वैसे तो हर साल होता है, लेकिन इस साल जो संगीन मसला था वो ये था कि ट्यूसडे वाले दिन 7 तारीख को पहला पेपर था और संडे की रात तक जो है वो एडमिट कार्ड इशू नहीं किए गए थे। तो हार्डली 20 से 30% लोगों को एडमिट कार्ड मिले थे। 70% से 60% जो थे स्टूडेंट जो थे उनको एडमिट कार्ड इशू नहीं किए गए थे और इसका रीजन ये बताया गया कि सर्वर डाउन है। कोई भी स्कूल जो है वो अपना अगर एडमिट कार्ड बच्चों का डाउनलोड करने जा रहा था पोर्टल से तो वहां पर एरर आ रहा था, बार बार आ रहा था। दिन रात स्कूल वाले लगे हुए थे, लेकिन वो एरर वहीं का वहीं बरकरार था। तो उसके ऊपर जो है ना तशवीश का इजहार किया गया, क्योंकि देखिए अगर एक बच्चा भी एग्जाम देने से रह जाता है तो वो नुकसान कौन भरेगा। और इसमें हमारा मुतालबा जो था वो गवर्नमेंट से ये था कि ठीक है, किसी की भी नाअहली थी, किसी की भी नेग्लिजेंस थी, लेकिन आप डेट को बढ़ाएं, क्योंकि अगर डेट नहीं बढ़ाई गई और कोई बच्चे रह गए तो बाद में उनको रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डेट शीट को इसलिए आगे बढ़ाया गया 3 दिन के लिए, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि बहुत से स्कूलों को एडमिट कार्ड नहीं मिले। आज मंडे का दिन है और हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलवा सकें। आज हम मिनिस्टर जो बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी है इस्माइल राहू साहब से भी मुलाकात करने जा रहे हैं इसी मामले में कि ये हर साल ये मामला क्यों आता है, चाहे चेयरमैन चेंज हो जाए, चाहे कंट्रोलर चेंज हो जाए, लेकिन तब्दीली बिल्कुल नहीं आ रही। ऑब्वियसली अगर 20 से 30% स्टूडेंट्स के पास एडमिट कार्ड है और बाकी स्टूडेंट्स के पास नहीं है, तो ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं होगा ना कि वो किस तरीके से जाएंगे और एग्ज़ाम्स में बैठेंगे, उनका एग्ज़ाम्स भी रह सकता है। और बात वही है कि जिस तरह से तारिक शाह साहब ने बात की कि अगर हम पंजाब गवर्नमेंट देख लें या दीगर सूबों में तालीम का मेयार देख लें तो वो डिफरेंट है। बट जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में शुरू में आपको कहा ना कि हमारे यहाँ जो तालीम का मेयार है वो उसके ऊपर तो हम बहुत डिबेट कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो ये जैसे होता है ना कि किसी जगह का कोई रूल होता है, ये ट्रेडिशन होता है। अब ये ट्रेडिशन बन गया है कि अगर पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, मैट्रिक के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस है, उनका ये कहना है कि जो इम्तहानी मराकज़ हैं वहाँ पर सामान की तरसील भी नहीं हुई थी। तो फिर तो इस सूरत हाल में जो प्राइवेट एसोसिएशन है उन्होंने ये फैसला लिया और फिर आगे बात की, कम्युनिकेट किया, तो फाइनली अब ये 10 अप्रैल तक जो है वो एग्ज़ाम्स चले गए। तारिक शाह साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। तारिक शाह साहब, जो इम्तहानी मराकज़ हैं वहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैं उनके मुताबिक अभी तक सामान की तरसील भी नहीं हुई थी, तो आपको लगता है कि जो 10 अप्रैल है इसको भी एग्ज़ाम्स हो पाएंगे या फिर ये डेट भी एक्सटेंड हो जाएगी? देखिए इसमें भी इनको अब वॉर फुटिंग बेसिस पे जो है ना अपने मामला को बेहतर करना चाहिए। देखिए आप तो मटेरियल की बात कर रही हैं। हाँ। बहुत सारे स्कूलों को मेरे पास फोन आया कि उनको पता ही नहीं था कि उनका स्कूल भी सेंटर बना है, मतलब उनको इंटीमेट ही नहीं किया गया कि जाहिर सी बात है वो स्कूल जिसने प्रिपेयर ही नहीं किया अपने आप को एज अ सेंटर, उनकी क्लासरूम ऐसी प्रिपेयर नहीं हुई हुई, तो वहां पर अगर उनको अचानक जो है वो ये बता दिया जाएगा कि आपका सेंटर है तो वो किस तरीके से तैयारी करेंगे। वहां पे बच्चे पहुंचना शुरू हो जाते हैं, पेरेंट्स शुरू हो जाते हैं वहां पहुंचना। इवन जिन स्कूल्स के
बच्चों का सेंटर वहां बनता है, वो पूछना शुरू करते हैं कि भाई बच्चों को हम भेज रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है, क्या है। तो वो एक कियोस्क क्रिएट हुआ है और ये 10 दिन पहले ये सारी चीजें वाइंड अप हो जानी चाहिए थी। और आप ये देखें, कैम्ब्रिज बोर्ड जो हो गया, आखान बोर्ड हो गया, ये इतने, आखान तो चले फिर भी नया है, लेकिन कैम्ब्रिज बोर्ड जो है पूरी दुनिया में एग्जाम लेता है और इतने मुनज्जम अंदाज से लेता है, इतनी सारी चीजें अप टू डेट होती हैं कि कभी भी हमने ये लैकिंग नहीं देखी। और हम आज एक शहर के बोर्ड की बात कर रहे हैं जिनको चंद लाख बच्चा, जो 3,80,000 बच्चे को डील करना है, जो ये हमेशा से नाकाम रहे। तो हमने तो हमेशा सीएम साहब इस दफा 3,80,000 बच्चों ने जो है वो ये पेपर देने थे मैट्रिक के, पेपर देने। सही, ठीक जी बिल्कुल सही। अच्छा, तो उसके बाद भी ये चीजें पहले से मैनेज नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि जो इम्तिहानी मराकज पे सामान की तरसील तो छोड़ें, जिन लोगों को जिन स्कूल्स को वहां पर सेंटर्स बनाने थे उन्हें भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है। तो एक कियोस्क का सिचुएशन है। हाँ, तो और हमने तो हमेशा ये कहा है सीएम साहब से, जिनके अंडर में ये बोर्ड्स आते हैं, उनसे हमने हमेशा ये कहा है कि सर आप इसको जो है वॉर फुटिंग बेसिस पे देखें, प्रायोरिटी दें। जैसे हमें तो ये लगता है जैसे ये कराची शहर नेग्लिजेंस का शिकार है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें, चाहे हम मामलात कह लें, ऑर्गेनाइजेशनल मामलात कह लें शहर के, तो शायद अब तालीमी मामला जो बोर्ड है वो भी इसी संगीन बहरान का शिकार है। इसमें तवज्जो की जरूरत है। और तालीम वो ऐसी चीज है कि अगर एक भी बच्चे का नुकसान हो गया तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये इसका जवाब तो ये जो 3,80,000 मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, इनका फ्यूचर, इनका करियर तो स्टेक पे है ना, क्योंकि इन लोगों ने पूरा साल मेहनत की है। और बात वही है कि अगर किसी तक एडमिट कार्ड नहीं पहुंचता, किसी को यही नहीं पता उसका सेंटर कौन सा है, जिस जगह सेंटर बन रहा है उन लोगों को ये नहीं पता कि जी हमें सेंटर बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर मैट्रिक का पेपर होगा, तो ये तो सिचुएशन बड़ी कियोस्क की सिचुएशन है। ये किसकी नेग्लिजेंस है? आपने कम्युनिकेट किया आगे, आपने ओहदेदारान से बात की कि भाई ये हुआ क्या है? जी बिल्कुल, देखें उनका तो सिर्फ साफ ये कहना है कि ये सर्वर के जो है ना वो ब्रेकडाउन का शिकार है, टेक्निकल फॉल्ट है। जबकि आप ये देखें कि हम एनरोलमेंट कार्ड जो है वो डिजिटली फिल आउट करते हैं, हम एग्जामिनेशन फॉर्म डिजिटली फिल आउट करते हैं। तो ऐसी कौन सी साइंस है कि एडमिट कार्ड जो है वो निकलने में इतनी मुश्किलात का शिकार है, जबकि हम भी अपने स्कूल्स के अंदर जो है वो LMS मॉडल कह लें या आप स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो हम वो डील करते हैं। और अगर एक मेगा सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक बोर्ड है, क्या वो इतनी काबिलियत नहीं रखता सिंध गवर्नमेंट कि वो उस बोर्ड का सर्वर इतना केपेबल रखे कि सारे मामलात को डील कर सके, हैंडल कर सके उस लोड को? तो अगर कोई चीज टेक्निकल फॉल्ट का शिकार है, ताखीर का शिकार है, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है, तो ये तो पहले से स्कूल्स को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए ना। एग्जैक्टली तो वो इन्फॉर्म तो खुद ही हो गया था जब डाउनलोड करने गए एडमिट कार्ड तो उनको मिला नहीं। और वो उसमें दिन भर परेशान रहे। और आप तो ये भी कह दिया गया प्रेस रिलीज निकाल के कि आप बोर्ड ऑफिस आ जाएं, हम वहां पर आपको जो है वो प्रिंट आउट करके या USB लेकर आ जाएं या व्हाट्सएप नंबर पे हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। अब आप ये सोचें कि जहाँ 3,80,000 बच्चा है, अगर ये सारे या इनके स्कूल्स के नुमाइंदगान बोर्ड ऑफिस पहुंच जाएंगे तो वहां तो एक जलसे नुमा जैसी सिचुएशन होगी। और कितने दिन लग जाएंगे सबको एडमिट कार्ड देने में? उसमें तो कम से कम काफी दिन लग जाएंगे अकोमोडेट करने में। तो अब ये हाई टाइम है कि आप चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए कि इसमें नोटिस लें और इस मैकेनिज्म को अगले आने वाले साल के लिए बेहतर करें, ताकि जो है ये हम दोबारा इस मसाइल का शिकार ना हो। ठीक है, तो अभी आपको क्या लग रहा है, ये जो आपने 10 अप्रैल अब डेट दी है, फाइनल हुई है मैट्रिक के पेपर्स के लिए, इसी डेट को अब पेपर होने जा रहे हैं या आपको लग रहा है नहीं फिर कुछ जो है वो डेट एक्सटेंड हो सकती है, कोई और भी डेट आ सकती है? देखिए हम तो 2 दिन चेक करेंगे, ट्यूसडे तक जो है बाय द एंड ऑफ ट्यूसडे हम चेक करेंगे। अगर ये मामला फिर भी वैसे ही रहे तो फिर हम 10th को पेपर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे कि आप कंडक्ट करें, क्योंकि अगर पीसफुली चीजों को नहीं डील किया जाएगा तो हॉप नॉच सिचुएशन के अंदर हमेशा मामला गड़बड़ी होता है। ठीक है, तो मीनवाइल अभी कितना आपको लग रहा है प्रोसेस कंपाइल हो गया है? नहीं, ठीक है, 10th को हो जाएंगे पेपर। और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे, पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस सूरत हाल में तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं ना कि हमारा पेपर कब है। मतलब आपको पता, मतलब आप इस टेंशन में होते हैं कि मेरा पेपर किस दिन है, क्या है, ताकि मैं उसको, ज़ाहिर है स्टूडेंट को तो उस टाइम से लेके अपना स्केड्यूल मैनेज करना होता है, रिपीट करना होता है, उस तरह से सब्जेक्ट्स को लेके चलना होता है। तो ज़रा उनके लिए भी बताइए कि उनको आप क्या कहेंगे, पेरेंट्स को क्या कहेंगे? जी तारिक शाह साहब। जी बिल्कुल, देखिए मैं कहूंगा, देखिए अभी आप बिल्कुल काम डाउन रहे, इंशाल्लाह हम आपकी आवाज उठा रहे हैं और आपके मामला को डील कर रहे हैं। 10 से इंशाल्लाह वी आर होपफुल
कि बोर्ड अपने मामलों को डील कर लेगा और पेपर होंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपके चैनल के तवज्जुह से जरूर बताना चाहूंगा कि बच्चों को जो एडमिट कार्ड इशू होंगे उसमें पुरानी, क्योंकि एडमिट कार्ड के अंदर डेट शीट भी इनकॉर्पोरेटेड होती है, तो उसमें डेट पुरानी लिखी हुई होंगी, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। आपका एडमिट कार्ड वही वैलिड रहेगा, लेकिन जो नई डेट शीट इशू की जाएगी वो आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन एडमिट कार्ड वही वैलिड रहेगा। तो नई जो डेट शीट है वो कब तक पहुंच जाएगी स्टूडेंट्स के पास? मोस्ट प्रॉब्ली देखें आज या कल में इनको इशू कर देनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से पेस में काम कर रहे हैं, ये मोस्ट प्रॉब्ली कल तक ही देंगे। सही। तो मतलब आपको लग रहा है कि आप होपफुल हैं, अब 10 अप्रैल से जो है वो मैट्रिक के पेपर शुरू हो जाएंगे, और आपने जब ये कम्युनिकेशन किया तो आपको मज़ीद अब नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अब नेक्स्ट इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से स्टूडेंट्स भी परेशान होते हैं, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। आज हम इस्माइल राहू साहब से मुलाकात करेंगे जो मिनिस्टर यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स हैं, तो वो फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो भी लाइमल आगे आएगा उनका तो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल स्कूल की सिचुएशंस बताइए कि अब क्योंकि मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं तो क्या स्कूल में जो है वो तरबियत का निज़ाम क्या होता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, कब पेपर होने वाले हैं, उसको मद्देनजर रखकर स्कूल्स जो हैं वो कैसे अपने बच्चों को टेकअप करते हैं, कैसे स्टूडेंट्स को टेकअप करते हैं? देखिए बिल्कुल पेपर जो पैटर्न जो बोर्ड की तरफ से दिए जाते हैं, तो पेरेंट ऑब्वियसली, स्कूल जो है ऑब्वियसली ये कोशिश करते हैं कि उस पैटर्न के मुताबिक बच्चों को प्रिपेयर करवाएं। अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने काफी स्कूल से ये भी कहा है कि अगर आपके बच्चों को कोई रिवीजन चाहिए हो या कोई बोर्ड का, क्योंकि अब ये भी तो एक अलमिया है कि सिर्फ एडमिट कार्ड का इशू नहीं है, मसला है बोर्ड के पैटर्न का। लास्ट मोमेंट पे एक मंथ पहले जो है बोर्ड का पैटर्न डिक्लेयर किया गया, मॉडल पेपर पब्लिश किए गए, और ये भी बताया गया कि OMR सिस्टम के तहत जो है अब MCQ शीट अलग मिलेगी जिसपे मार्किंग करना होगा, और फिर वो शीट ले ली जाएगी, फिर आपको क्वेश्चन शीट दी जाएगी। तो ये भी लास्ट मंथ के दौरान जो है हमें बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ा। तो अभी 2-3 दिन हमें मिल गए, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें, और अगर कोई रिवीजन रिक्वायर्ड है बच्चों को तो वो भी स्कूल हाजिर है, स्कूल एट देयर सर्विस है। अगर किसी टीचर से डिस्कस करना है तो स्कूल के दरवाजे हमेशा बच्चों के लिए खुले। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक शाह साहब आपके कीमती वक्त के लिए। और ये बड़ा एक अलमिया है हमारे स्कूल्स का, या ये बड़ा अलमिया है हमारे जो है सिस्टम का, कि हम हमेशा जो है वो किसी न किसी वजह से हाईलाइट होते हैं, और हमेशा जो है वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, वो परेशान हो रहे होते हैं। कभी बोर्ड की तरफ से, कभी स्कूल्स की फ़ीस का मसला हो जाता है, या कभी बोर्ड की तरफ से एडमिट कार्ड ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं एंड ऑल दैट। बस लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये सारा निज़ाम जो है बेहतर हो जाए, क्योंकि ये सवाल है मुस्तकबिल के मेहमारों का, और ये 3,80,000 बच्चों के करियर का सवाल है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। आज का शो कैसे लगा बताइएगा, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा हमारी सोशल साइट पर। कीप वॉचिंग City at 10।